हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर और आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां की एम्स में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 अप्रैल को आयोजित हो रहे इस समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, जबकि सूबे के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में मेडिकल के 598 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि टॉपर छात्र छात्राओं को 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 16 पदकों से नवाजा जाएगा। वहीं एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने आज तैयारियों की समीक्षा की और इससे संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भी ऋषिकेश से आ रही है, जहां की एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित होने वाली हैं। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रही हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती भी करेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पौड़ी पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। ट्रैफिक प्लान के तहत 23 अप्रैल को शाम 4 से रात 8 बजे तक परमार्थ निकेतन घाट आम नागरिकों के लिए बंद रहेगा। वहीं परमार्थ निकेतन के आसपास रुके पर्यटक अन्य गंगा घाटों पर आरती में शामिल हो सकेंगे। जानकी पुल पर सभी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि राम झूला पुल से लोग गीता भवन तक जा सकेंगे। स्कूली बच्चों और मरीज को जानकी पुल पर आवागमन की छूट मिलेगी। इसी के साथ एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान पर अमल करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले मतदाताओं के लिए अब सीएम एक्टिव मोड में आ गए हैं। जी हां, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में हैं। सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में मतदान के बहिष्कार पर रिपोर्ट तलब की है। वहीं सीएम धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है। अब प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सभी लोगों की नाराजगी की वजह जानेंगे। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों की समस्या के प्रभावी समाधान करने की भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 35 से ज्यादा गांव खत मजरों के लोगों ने मत का बहिष्कार किया था। इन गांवों में 13,000 से ज्यादा वोटर रहते हैं। ज्यादातर गांव में सड़क नहीं बनने के कारण लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जो है वो पौड़ी से आ रही है, जहां की पूर्व केंद्रीय मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार द्वारा कई वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अभी तक अंकिता के माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं, जिससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी द्वारा जहां मामले को विचाराधीन बताया गया, तो वहीं एक्टर ने भी दोषियों को जल्द सजा दिलवाने की मांग की। देखिए, अंकिता भंडारी वाला मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है और लगातार इस पर सरकार पूरी पैरवी कर रही है और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी वाला मामला जब न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय अपना काम करेगी और निश्चित ही दोषी जो भी होंगे इसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कि कार्रवाई होगी। नहीं, ये तो अब आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। इसमें जांच कर रही है एसआईटी ने, जांच की, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब कोई आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे, तो अगर उनके पास कोई ऐसे तथ्य प्रमाण है तो न्यायालय में जाके उनको दे सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
नहीं, ये सब बेबुनियादी और ये सब बेबुनियादी खबरें हैं और इस तरह की सिर्फ राजनीति को लेने के लिए कांग्रेस जो है कि इस प्रकार के उनके पास, क्योंकि इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दाविहीन बातें, किसी का भी नाम लो, किसी के ऊपर भी आरोप लगा लो। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, उसकी SIT जांच करे और उनके पास अगर पुख्ता प्रमाण है तो उन प्रमाणों को लेकर वो जाएं और उसको सार्वजनिक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें अगली खबर देहरादून से है, जहां की 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। भारी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में आकर अपने आराध्य देवों के दर्शन करना चाहते हैं। यही वजह है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के शुरुआती दिनों में ही ये आंकड़ा अब 12 लाख से पार हो चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और अब तक 12 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने उत्तराखंड में चारों धामों में दर्शन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के इस आस्था और श्रद्धा के भाव को देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने उत्तराखंड आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां की बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार बहुत कम मतदाता ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। उत्तराखंड में इस बार 57.25% ही मतदान हुआ है, जिसके पीछे क्या कारण रहा, इसको लेकर अब चुनाव आयोग आकलन करने में जुटा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम का कहना है कि इस बार लगभग 2019 के मुकाबले 3% मतदान कम हुआ है, जिसका कारण इस बार चुनाव के दिन गर्मी ज्यादा थी, इसलिए वोटर कम ही घर से बाहर निकले। साथ ही करीब 130 गांव में चुनाव का बहिष्कार भी लोगों ने किया, जिसमें चुनाव आयोग में उन गांव के लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कई गांव ऐसे हैं जो चुनाव में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। वोटिंग परसेंट काफी अच्छा रहा है। हमारा मात्र सिर्फ 3% कम हुआ है 2019 की जो पार्लियामेंट चुनाव से। उस समय था 61% है, अभी 57.25 है, 57.25% हुआ है। अभी इसमें पोस्टल बैलेट पर जुड़ूंगा तो लगभग 58% आएगा। सो मात्र सिर्फ 3% कम हुआ है। मुझे लगता है कि उस दिन गर्मी काफ़ी थी, क्योंकि हमने जो देखा गया है 12 बजे तक वोटर परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। 12 से 3 के बीच में जो राउंड है उसमें हमारे थर्ड राउंड में थोड़ा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। सो मुझे लगता है कि गर्मी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेशली प्लेन्स की इलाके में, उत्तराखंड की, इस वजह से कम हुआ। और 18 तारीख को काफ़ी शादियाँ थी, सो उस वजह से वोटर्स का भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां के चलती कार में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें देहरादून में बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना दिन के वक्त की हुई है। गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना इतनी भयावह थी कि उसने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। हादसा गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के बल्लू पर चौक से समीप की बताई जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में अग्निशमन और पुलिस विभाग के कर्मचारी पहुंचे। अग्निशमन की गाड़ियों ने कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कार जलकर खाक हो गई है। उधर पुलिस की माने तो घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें खबर चमोली से आ रही है, जहां की लगातार जंगलों में आग की घटना सामने आ रही है। उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात से आग लगी है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। वहीं रविवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर
373 हो गई हैं। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शनिवार को वनाग्नि की 10 घटनाएं हुई, जो रविवार को बढ़कर 22 हो गई। बताया जा रहा है कि अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अब तक जंगल में आग की 373 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 436 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित भी हुए हैं। खबर पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां की एक वाहन नीचे खाई में पलट गई। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के एंचोली क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। जिला नियंत्रण कक्ष पिथौरागढ़ ने एसडीआरएफ को इस घटना की सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया और 4 लोगों के शवों को खाई से बाहर भी निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। आपको बता दें कि उक्त वाहन बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे, जो शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर वाहन लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। अगली खबर की तरफ, और अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां की रम्मान का आयोजन किया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी पैनखंडा के ग्राम सेलंग में रम्मान का आयोजन किया गया। वर्ष के बैशाख माह में ग्राम सेलंग की संयुक्त पंचायत इस मेले का आयोजन करती है। बता दें आपको कि बैशाख माह की संक्रांति से इस मेले की शुरुआत होती है और विभिन्न चरणों में भूमियाल देवता की पूजा और हर दिन चावल से बने भात का भोग लगाया जाता है, जिसमें गांव का प्रत्येक परिवार पूजा में सम्मिलित होते हैं। अंततः इस मेले का समापन सांस्कृतिक विरासत रम्मान के साथ होता है। रम्मान मेले की तिथि ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक में निकाली जाती है और पंचायत द्वारा ऐसे दिन और वार को तय किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां की सड़क पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। वाहन दुर्घटना की एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पता चला कि उक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन में से दूसरे व्यक्ति का शव निकालकर स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।